चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब मानव हृदय में वाम निलय का मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जब वो खुलता है या फिर जब वो सिकुड़ता है तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रवाहित होगा, जो ब्लड है वो कहाँ से निकलेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके बायो का ही है ये पूरा, बोलिए क्या आंसर होगा। आयोटा। हाँ जी, आयोटा होगा सर। आयोटा होगा। बाकी लोग देखो एक चीज कर लेते हैं। वैसे तो मैंने, अगर आपको याद हो तो जब मैंने स्टार्टिंग में चीज कराई थी ये वाली क्विज, तो उस टाइम पे मैंने हार्ट के थोड़े से आपको फंक्शन बताए थे कि किस तरह से हार्ट में ब्लड मूव करता है ना, कौन से वॉल में आता है, कौन कहाँ निकलता है, सब चीजें आपको बताई थी। बट एक बार क्विक बता देता हूँ, पूरी की पूरी फंक्शनिंग ही बता रहा अभी, ठीक है। फंक्शनिंग कभी फिर कभी पढ़ लेंगे, जैसे ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है ना, जैसे हार्ट में मूवमेंट कैसे हो रहा है ब्लड का, सब कुछ कभी कर लेंगे बाद में। देखो ये जो आपका हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। एक चैम्बर जो ये वाला आप देख रहे हो ना, अगर आप इस हार्ट को इस समय देखोगे तो आप कहोगे सर ये वाला आपका राइट है और ये वाला आपका लेफ्ट है, आप ऐसे बोलोगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हार्ट में जब भी हम काम करते हैं तो हम मान के चलेंगे कि हार्ट आपको देख रहा है, मतलब बाहर की तरफ देख रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम ये मानते हैं कि ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लेना। ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं पता है, उसे कहते हैं एट्रियम या फिर कह लीजिए ऑरिकल्स, ठीक है। तो ऊपर वाले जो होते हैं ये राइट ऑरिकल होता है और ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, या फिर एट्रियम भी कह सकते हैं इसको। नीचे वाला जो आप देख रहे हो उसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो ऑरिकल या फिर एट्रियम होता है और दूसरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। निलय और अलिंद इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से वेन्स वगैरह लगी रहती हैं, आर्टरीज वगैरह लगी रहती है। मैं फंक्शन पूरा नहीं बता रहा, यहाँ पर ध्यान रखो 3 वॉल्व होते हैं। इस वॉल को पता है क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। बाकी जब मैं आपको डिटेल पूरी इसकी समझाऊंगा तो अच्छे से समझ लेना। और यहाँ पर जो वॉल्व होता है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। ये बाइकस्पिड होता है, 2 वॉल्व लगे होते हैं, बाइकस्पिड बोलते हैं। यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है उसको कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व ये चंद्राकार होता है, मतलब चांद के आकार के जैसा होता है। और यहाँ एक वॉल्व होता है जो कि यहाँ से कनेक्टेड होता है आउटा से, ठीक है। लिवर यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। लिवर फिर फर्दर यहाँ कनेक्टेड होता है एक वेन के थ्रू। तो खैर वो सब छोड़िए उसको। मेन आपको ये समझना है कि जब वेंट्रिकल की बात हो रही है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, ये है ना लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बस आप इसको समझो कि अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है यहाँ से निकल के, तो फिर ये आउटा के थ्रू क्या होता है, आगे निकल जाता है। तो मेन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो महाधमनी है, जिसको हम आउटा कहते हैं, ठीक है। बस फिलहाल के लिए समझो कि ये आउटा आंसर है आपका। बाकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग कैसे होती है, जैसे आर्टरीज में आपका आके ना ब्लड जो प्रेशर होता है, क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर कहाँ पे आप मेजर करते हो। आपके जब भी आप कभी ब्लड प्रेशर नपवाने जाते हो तो डॉक्टर आपके लेफ्ट वाले पे वो लगाता है या फिर राइट वाले पे लगाता है, चेकिंग कहाँ होती है आपकी, लेफ्ट वाले पे करता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाले में जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज का प्रेशर होता है, और ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है ना, ये यही आर्टरीज के प्रेशर होते हैं, जिसको आप 80/120 बोलते हो, ठीक है। ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ये सब कुछ देखेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, हार्ट की जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट नहीं, हार्ट की जो साउंड होती है उसका नाम क्या होता है, लबडब। लबडब। दो होती है याद रखो, एक होती है लबडब, ठीक है, और एक होती है आपकी मरमर, MUR। तो 2 तरह की साउंड जो है वो हार्ट प्रोड्यूस करता है। जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता तो उस टाइम पे हम एबनॉर्मल कंडीशंस बोलते हैं हार्ट की, और उस टाइम पे जो साउंड होगी एबनॉर्मल कंडीशंस में हार्ट की वो मरमर होती है, और जो नॉर्मल कंडीशंस में होती है वो लबडब होती है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। बाकी आप जानते ही हो कि जितनी भी कार्डियक चीजें हैं वो सब हार्ट से रिलेटेड है। ये समझ में आ गया, आउटा वाला क्वेश्चन समझ में आया, बस पहले ये बताओ, बोलो। यस सर, यस सर। हाँ ये अभी के लिए कर लो, बाकी जब हार्ट पढ़ाऊंगा ना पूरा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। कि सेमी लूनर से कैसे निकलता है, ट्राइकस्पिड से कैसे निकलता है, बाइकस्पिड से कैसे निकलता है, पल्मोनरी वेन कौन सी है, आर्टरी कौन सी है, सब कुछ समझा दूंगा। चलो आगे, अभी पता नहीं कुछ को समझ में आना है, बाकी आप देख लीजिए हार्ट का आपके पास डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। ब्लड डज नॉट क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बोलिए किसकी प्रेजेंस से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। अच्छा ये सब तीनों, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका, अच्छा थ्रोम्बिन में ऐसा क्या है जो क्लॉटिंग में तो थ्रोम्बिन ही यूज होता है, थ्रोम्बिन प्लेटलेट्स।
हेपरिन आएगा सर। सही आंसर इज हेपेरिन, याद रखिए। तो जिन्होंने आंसर दिया थ्रोम्बिन वो गलत है। थ्रोम्बिन तो यार ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, ब्लड क्लॉट करवाता है थ्रोम्बिन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा ना कि जिस किसकी उपस्थिति में नहीं होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी है, यानी कि जो एंटी कोगुलेंट जो एजेंट है उसकी बात हो रही है, तो वो आपका अरे हेपेरिन सर है। उल्टा समझ गए। हाँ कोई बात नहीं, तो वही तो आपको देखना है ना कि वहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो हेपेरिन होता है। यस सर। अच्छा, तो हेपेरिन के बारे में मैं आपको एक दो पॉइंट्स बता देता हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ उसी तरह से जैसे मैं यूजुअली मैं लिखता हूँ ना। चलो देखो, हेपेरिन को बोला जाता है एंटी, ठीक है, कोएगुलेंट एजेंट, ठीक है, ये ध्यान रखो। यानी कि जो रक्त का थक्का जमाने में आपको हेल्प ना करे, ठीक है, वो है हेपेरिन, ठीक। और जब कई बार क्या होता है कि ब्लड जो गाढ़ा हो जाता है ना कई बार, तो फिर ब्लड को पतला करने के लिए हेपेरिन के बाहर से इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आपके पेट में मोटे मोटे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं हेपेरिन के, ताकि आपका जो ब्लड है वो क्या हो जाए, हल्का हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि प्रिवेंट तो कर दे। अच्छा, ये हेपेरिन बनता कहाँ पे है, ये बताओ मुझे। हेपेरिन अगर कोई पूछे कि हेपेरिन कहाँ बनता है, तो कहाँ पर बोलोगे आप? कहाँ बनता है? लिवर में, ब्लड। ठीक है। तो याद रखिए हेपेरिन जो होता है आपका वो लिवर में बनता है, ठीक है, यानी कि आपके कलेजे में। और लिवर में बहुत सारी सेल्स भी होती हैं, अगर आपने नाम सुना हो, कफर सेल्स का नाम सुना है? यस सर। कफर सेल्स हो गई, ठीक है, या फिर एक आपकी मास्ट सेल्स होती हैं, ये सारी की सारी जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं। और लिवर की जो सेल्स होती हैं उनका नाम है स्पेशल। देखो हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात करें न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आपकी ब्रेन की सेल्स है, उनका स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि लंग्स की जो सेल्स है वो भी वैसी होंगी न्यूरॉन की जैसी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिवर की जो सेल होती है उनको पता क्या बोलते हैं? उन सेल्स का नाम है हेपेटिक सेल्स। लिवर की जो सेल्स होती हैं उनको हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, वो डिफरेंट होंगी। ऐसे अगर हम किडनी की सेल्स की बात करें, नेफ्रॉन्स की बात करें, वो डिफरेंट होंगी। अगर हम हार्ट की सेल्स की बात करें, कार्डियक सेल्स, वो डिफरेंट होंगी। तो सेल तो बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन सभी की सभी जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर हेपरिन कोई पूछे कहाँ बनता है, तो लिवर में बनता है, याद रहेगा। और हेपरिन नाम की बस ये एक कोएगुलेंट एजेंट होता है, ना तो ये कोई प्रोटीन है ना तो ये कोई एंजाइम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बता दो, ये ऊपर आप देख रहे हो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो हेल्प करेगा वो होगा आपका थ्रोम्बिन, ठीक है। और ये जो है थ्रोम्बिन, ये क्या है एक तरह का, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन। जी नहीं, ये एक एंजाइम होता है। लोग इसे प्रोटीन बोलते हैं, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन पता है कौन से? ये फाइब्रिनोजन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके प्रोटीन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये जो थ्रोम्बिन आप देख रहे हो ये एंजाइम की तरह काम करता है, लेकिन आपको कुछ वेबसाइट्स पे थ्रोम्बिन प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन थ्रोम्बिन एंजाइम होता है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। एंजाइम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ होती है बॉडी में? जो यूरिन है, यूरिया, यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ होती है बॉडी में? कौन सा ऑर्गन करता है? किडनी। बताओ बताओ। किडनी? किडनी नहीं करती। अब यही है, देखो मिसकंसेप्शन होता है ना लोगों का कि किडनी करती होगी यूरिया का फॉर्मेशन, नहीं। यूरिया का फॉर्मेशन करता है लिवर, और यूरिया का फिल्टरेशन जो है वो काम करती है किडनी। किडनी का काम बनाना नहीं है, किडनी का काम फिल्टरेशन का होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आप सोच लेते हो गलत वाले, तो ये ध्यान रखो, थ्रोम्बिन एक एंजाइम होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो थ्रोम्बिन का बेसिकली काम क्या होता है? थ्रोम्बिन का मेन काम है कि ये जो आपने दो प्रोटीन देख रखे हो नीचे, फाइब्रिनोजन दिख रहा है आपको? मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, जो फाइब्रिनोजन होता है ना, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करना किसमें? फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन जो आपको एक प्रोटीन दिख रहा है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। इसमें फैट प्लस प्रोटीन दोनों होते हैं। तो फाइब्रिनोजन को अगर कन्वर्ट करना है कभी किसमें? फाइब्रिन में। ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स हैं। तो इस कंडीशन में कौन काम करेगा? तो इस कंडीशन में एक एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बिन। यानी कि थ्रोम्बिन आपकी बॉडी में फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर रहा होता है फाइब्रिन में, और ये प्रोसेस सिर्फ तब होती है जब आपको चोट लगती है, ठीक है। जब भी आपका कुछ मान के चलो आपके मसल्स फट गए हैं या कहीं पे भी कुछ आपका डैमेज हुआ है स्किन के ऊपर, उसी टाइम पे थ्रोम्बिन जो है वो क्या कर रहा होगा, वो एक्टिवेट हो रहा होगा ये एंजाइम, और ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। और कन्वर्जन पूरी ब्लड साइकिल होती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग की एक साइकिल होती है, वो पूरा का पूरा जब कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद फिर चीजें हो जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो।
बाकी तो आपको पता ही है। और ये प्रोथ्रोम्बिन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है ना, और ये भी लीवर में ही बनेगा आपका। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या लगाओगे? हेपरिन। चलो, बाकी ये मुझे याद रहेगा, मैं आपको हार्ट और ब्लड क्लॉटिंग ना, ये देखो, ये अगर आप देखना चाहो, ये आपकी स्किन डैमेज हुई है ना, यहाँ पे आपकी जब स्किन की डैमेज होगी, आपको एक वेसल इंजरी होगी जिसको हम मसल इंजरी भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन है, ये सब एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर निकलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाके क्लॉटिंग होती है ब्लड की। ठीक है, आपका आपके जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर हेपरिन प्रेजेंट है, इसीलिए आपका जो खून है वो जमता नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड में हेपरिन ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका खून जम जाएगा थ्रोम्बिन की वजह से। चलिए, डीपीटी वैक्सीन होती है, ये बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। जैसे आपने बीसीजी सुना था उस दिन, और बीसीजी का आंसर लगा लेना 6 मंथ्स। ठीक है, 8 जो 48 आवर्स है, 48 आवर्स में लग जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम जो बताई गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा वो 6 मंथ्स बताई गई है। ठीक है, याद रखना डीपीटी। सभी याद होगा आपको, आई गेस कुछ लोगों को तो इसका डिप्थीरिया, आंसर। वूफिंग कफ, टेटनस। हाँ, ठीक है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्थीरिया, ठीक है, वूपिंग कफ और टिटनेस। अब मे भी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे डी तो ठीक है, यहाँ पे टी भी ठीक है, तो पी, तो ये पी को ही बोलते हैं वूपिंग कफ। क्या होता है इसका पूरा नाम? पर्ट्यूसस। ठीक है, PERTUSIS। वैसे तो डीपीटी का फुल फॉर्म है, अगर आप देखो तो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसस और टिटनेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पर्ट्यूसस ऑप्शन में नहीं है और वूपिंग कफ रखा है, तो पर्ट्यूसस का ही दूसरा नाम है वूपिंग कफ। ये एक तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये क्या होता है? डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया में आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन्स खराब होते हैं, या फिर कह लीजिए कि हैम्पर हो सकते हैं? आपका नोज और आपका माउथ। ठीक है, जब आपको प्रॉपर सांस वगैरह नहीं आ रही है आपके, ये तीनों के तीनों देखो बैक्टीरिया से होते हैं ये तीनों चीज, पहले तो आप ये ध्यान रख लो। तो जो नोज और माउथ में जब आप प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो, नोज और माउथ में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो आपको डिप्थीरिया हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे ही वूपिंग कफ है, ये तो आप जान ही गए कि कफ एक तरह की, है ना, रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है वो आपकी होंगी, ये भी बैक्टीरिया कॉज करेगा। अच्छा, टिटनेस जो होता है ये भी आप जानते हो। टिटनेस में क्या होगा? टिटनेस में आपको बहुत ज्यादा मसल्स पेन होते हैं। फिटनेस में आपको मसल्स पेन होते हैं। आपको याद होगी ये चीज कि कई बार बोला जाता है कि जंग लगा जो लोहा है उसे यूज मत करिए, है ना, या फिर जंग लगा जो चाकू है वो यूज मत करिए, बिकॉज आपको क्या हो सकता है? आपको टिटनेस हो सकता है। और टिटनेस जो है ये बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरिया टिटानी पूरा जो बैक्टीरिया का नाम होता है, तो उसकी वजह से ये चीज हो सकती है ना, याद रहेगा। ओके, और टिटनेस आपको क्या कॉज करता है? टिटनेस आपको मसलरी जो पेन्स होती हैं वो कॉज करता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपको कभी टिटनेस होगा तो सबसे पहले ये पता है किसको इफेक्ट करेगा? ये सबसे पहले आपके माउथ में इफेक्ट करेगा, और वो भी आपके जॉस को। इसीलिए इसे बोला जाता है लॉक जॉ डिसीज। कोई अगर आपसे पूछे कि लॉक जॉ डिसीज किसे कहते हैं, तो आप टिटनेस बोलोगे। ठीक है, सबसे मतलब अगर आपको टिटनेस हो गया तो आप प्रॉपर बोल नहीं पाओगे, आप अपने जॉस को प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे, आप खाना नहीं खा पाओगे प्रॉपर तरीके से, बिकॉज आपके जॉस में ही तो आपके पूरे के पूरे टीथ लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। जी, अगर कोई आपसे पूछे कि लॉक जॉ डिसीज क्या होती है, तो आप बोलोगे सर टिटनेस को ही लॉक जॉ डिसीज कहते हैं, यानी कि आपका जॉ लॉक हो जाएगा, प्रॉपर बात नहीं कर पाओगे। चलिए, धनुष भाई हिंदी में बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धनुष टंकार या धनुष भाई। अच्छा, खतरनाक है बड़ा। चलो, हीमोफीलिया क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। ये तो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे करा भी था, अगर आपको याद हो तो। जेनेटिक। हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। और इसके अलावा हीमोफीलिया में बता दो एक दो पॉइंट्स अगर आपको याद हो कुछ तो। हीमोफीलिया क्या था? जेनेटिक डिसीज। सर इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। हाँ, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब अगर और हल्की सी भी आपको इंजरी हुई है तो आपका ब्लड बहता रहेगा। हाँ जी, यस ठीक है। सर, इसकी वाहक फीमेल्स होती है। हाँ, यूजुअली फीमेल्स जो होती हैं इसकी कैरियर होती हैं, और अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है मान के चलिए, तो फिर पूरे पूरे लगभग चांसेस होते हैं, ऐसा कहा जाता है 98.27% चांसेस होते हैं कि जो आगे जाके ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बेबी होने वाला है, उसमें भी ये जाएगा। पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, वो होगा, पॉजिटिव हो जाएगा इससे। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हो क्वीन जो विक्टोरिया है, उनको माना जाता है कि ये कैरियर है ना। और अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पता नहीं उस दिन मैंने बताया था कि नहीं, लेकिन समझ लो। हीमोफीलिया भी पता 3 तरह के होते हैं,
अगर कोई आपसे पूछे कि हीमोफीलिया कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जैसे WBCs 5 तरह की होती हैं, ऐसे हीमोफीलिया 3 तरह के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहला है हीमोफीलिया ए, दूसरा हीमोफीलिया बी और तीसरा हीमोफीलिया सी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हीमोफीलिया को फैक्टर 9 डिसीज भी बोलते हैं, यस सर। है ना। तो जो यस फैक्टर 9 सर। डिसीज होता है वो पता कौन सा होता है, वो हीमोफीलिया बी होता है। तो फैक्टर 9 डिसीज कोई पूछे आपसे तो आप हीमोफीलिया बी बोलोगे। फैक्टर 8 डिसीज कोई आपसे बोले तो आप बोलोगे हीमोफीलिया ए है उसको। और लगभग लोगों में ये होता है, ठीक है, जो लगभग लोग होते हैं उनमें ये होता है। और ये थोड़ा सा अच्छी बात ये है कि इसका आप ये कह लीजिए कि मेडिसिन के थ्रू, है ना, थोड़ा बहुत तो आप इसको कम कर सकते हो। वैसे जेनेटिक जो डिसीज होती हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, आज तक भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कम कर सकते हो आप इसको। और जो ये वाला होता है इसको कहते हैं 11, ठीक है। फैक्टर 11 सिंड्रोम है हीमोफीलिया सी। फैक्टर 9 जो सिंड्रोम है वो है हीमोफीलिया बी। और फैक्टर 8 जो सिंड्रोम है वो है हीमोफीलिया ए। लगभग लोगों को, लगभग 80 to 85% लोगों को यही वाला होता है, पहले वाला। और फीमेल्स इसकी सबसे बड़ी कैरियर होती हैं, चांसेस इसकी फीमेल्स में होते हैं होने के, याद रहेगा। और जो जेनेटिक अच्छा। डिसऑर्डर होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, बताइए, कौन से सेल डिवीजन की वजह से होते हैं जेनेटिक? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस। माइटोसिस। जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपके किससे होंगे? पूजा जी आ गई हैं क्या? एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, चलिए करिए, कोई नहीं, स्टार्ट करिए। नेक्स्ट, द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द, आपको कह रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सप्लाई करेंगी किडनी को। मतलब किडनी में कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो लेकर जाएंगे? रीनल आर्टरी। द रीनल आर्टरी। रीनल, ये भी बताया था कि आज के बाद कभी रीनल वर्ड सुनो तो हमेशा किडनी की तरफ चले जाइए, है ना। रीनल आर्टरीज होती हैं, रीनल वेन्स होती हैं, ये आप ध्यान रखो। अच्छा, ये हेपेटिक कहाँ मिलेगी आपको? हेपेटिक आर्टरीज लिवर में। ये आपको लिवर में मिलेंगे। बताया था मैंने, लिवर की सेल्स को हेपेटिक सेल्स कहते हैं। तो यस हेपेटिक सर। जो वर्ड है वो लिवर के लिए यूज करते हैं। पल्मोनरी कहाँ? हालांकि ये पल्मोनरी सर बहुत जगह होती है, लंग्स। बट ये आर्टरी की बात हो रही है, ये आपको हार्ट में मिलेगी, हार्ट में पल्मोनरी। मिलेगी, अच्छा। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये सब आपको यहाँ मिलेगी। इंफीरियर वेना कावा, है ना, ये सब चीजें आपको, वेन्स वगैरह सब मिलेगी। कैरोटिड कहाँ मिलेगी? बोलिए। कैरोटिड आपको नेक के पास मिलेगी, ठीक है, आपकी गर्दन के पास आपको कैरोटिड मिलेगी। चलिए, और ऊपर से ये ब्रेन से सब कनेक्टेड होती है नर्व्स। ये देख लो, ये आपकी राइट आर्टरी जिसकी हम बात कर रहे थे, इंफीरियर वेना कावा के जस्ट बगल में आपको ये दिख रही होगी, इसी को बोलते हैं, ये किडनी है, ठीक है। ये कौन है? ये जो ऑरेंज ऑरेंज लगे हैं, येलो येलो, क्या बोलते हैं इनको? ये 2 ग्लैंड्स होती हैं, इन ग्लैंड्स का नाम क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, ये एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है रिलीज करती हैं। चलो अगला, नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गन है जो कि क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताओ, कर चुके हो आप लोग, ध्यान से करना। लिवर, पक्का? और कोई? पेनक्रियास। प्लीज म्यूट करो जिसकी तरफ से भी आवाज आ रही है। पेनक्रियास। पेनक्रियास, स्टमक। स्टमक, 2 बचे। लिवर भी आ गया था आंसर, इंटेस्टाइन भी आ ही जाएगा थोड़ी देर में, हैं? हाँ जी, बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? लीवर। देखो, सही आंसर है आपका लिवर, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो स्टोर होती हैं जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके लिवर में, ठीक है। चलो अब बता ही देता हूँ एक चीज, देखो, अच्छा, एक प्रोसेस होता है उसका नाम है ग्लूकोजेनेसिस, नाम सुना कभी? ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस, GENOLYSIS, ठीक है। मैं माउस से लिख रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट करिएगा। कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि लिखते टाइम कोई एक आध स्पेलिंग गलत भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूको
जेनोलाइसिस। ये दो तरह की आपकी फंक्शंस होते हैं जो लिवर परफॉर्म करता है। लिवर बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी बॉडी का सबसे बिजिएस्ट अगर कोई ऑर्गन है तो वो लिवर है, ऐसा बोला जाता है। लिवर टोटल आपकी बॉडी में 94 फंक्शंस को परफॉर्म करता है, 94 फंक्शंस, सबसे ज्यादा ये परफॉर्म करता है। और लिवर ही वो ऑर्गन है जो सबसे जल्दी रीजनरेट हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा बॉडी में ऑर्गन है जिसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर लिवर की है। आपने सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांट होता है, लिवर का ट्रांसप्लांट करते हैं ना। तो अगर जैसे मान के चलो ये एक पर्सन है, चलो मैं यहाँ बताता हूँ, ये एक अगर पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन बहुत हेल्दी है, इसका लिवर एकदम अच्छा है, और वहीं पे मान के चलो कि यहाँ पे ये एक लेडी है, ठीक है, ये बहुत लिकर कंज्यूम करती है, इसका लिवर डैमेज हो गया। लिवर की शेप कुछ ऐसी होती है, मतलब ऐसी, ऐसा होता है लिवर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से दो ऐसे बने रहते हैं चैम्बर। ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो और ये ऊपर वाला देख रहे हो, ये दो होते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला, सॉरी, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कहते हैं राइट, ठीक है, और ये होता है लेफ्ट। ओके, ये राइट लोब है आपका, ये आपका लेफ्ट लोब होता है, LOBE लोब कहते हैं। कैमरे सारे ऑफ ही कर लो ना फिर, जब कोई नहीं ऑन कर रहा तो। जी, तो ये होता है आपका लेफ्ट लोब और ये होता है आपका राइट लोब। तो लेफ्ट लोब और राइट लोब जो होते हैं ये एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ये बीच में आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही होगी, इस मेम्ब्रेन का एक नाम होता है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए मेम्ब्रेन जो है ये लिगामेंट की बनी होती है। जब मसल से मसल को जोड़ोगे तो लिगामेंट होते हैं, और जब मसल से बोन को जोड़ोगे तो टेंडन्स यूज होते हैं। तो क्योंकि ये भी एक मसलरी ऑर्गन है लेफ्ट लोब, और ये राइट लोब वाला जो है ये भी एक मसल से मिलके बना है, तो दोनों मसल्स जब कनेक्ट हो रही हैं तो एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होती हैं। क्वेश्चन आता है कि लिवर के दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाले लिगामेंट का नाम क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि लिवर के दोनों यानी कि राइट लोब और लेफ्ट लोब, इन दोनों को कनेक्ट करने वाले जो लिगामेंट है उसका नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसे बोलते हैं फेल्सी, FALCI, फेल्सी, PARUM, फेल्सीपेरम बोलते हैं। तो फेल्सीपेरम लिगामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्टिंग ऑफ राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। समझ में आया? बोलो बोलो। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि लिवर में जो एक लिगामेंट होता है जो कि लेफ्ट लोब और राइट लोब को कनेक्ट करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम फेल्सीपेरम, बस फेल्सीपेरम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट तो समझते होंगे ना, जैसे अगर आपकी स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे आपने देखा होगा बोन होती है, तो स्किन और जो बोन है वो आपकी किससे कनेक्टेड है? टेंडन से। लेकिन वहीं पे जब आपकी बात आ जाएगी कि मसल से मसल को कनेक्ट करना है, तो फिर आप वहां पे क्या यूज करोगे? वहां पे आप लिगामेंट्स यूज करोगे। तो ये दोनों के दोनों मसल्स ही तो हैं आपके लिवर के अंदर, कोई हड्डी नहीं होती आपके लिवर में। तो जब मसल्स कनेक्ट हो रही हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे फेल्सीपेरम लिगामेंट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलो, ये तो चीज हो गई, जो मैं चीज समझाने जा रहा था उसको देख लो। इसको रब करते हैं। तो मैंने कहा था लिवर ट्रांसप्लांट की बात चल रही थी, है ना। तो अगर मान के चलो कि जो पहले वाला मेल है इसका लिवर एकदम बढ़िया है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा इसका है, हाँ, लेकिन ये है, ये भी देखना पड़ता है कि ब्लड ग्रुप सेम होने जरूरी है। ये मेल और ये फीमेल है। ये फीमेल इतना ज्यादा लिकर पीती थी कि इसने अपने इस लिवर को डैमेज कर लिया, खराब कर लिया, और इसका जो लिवर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्या करेंगे डॉक्टर्स की, जब लिवर को ट्रांसप्लांट करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि इसका पूरा का पूरा लिवर निकाल के इसमें डाल दिया तो ये बेचारा मर नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके लिवर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा काट के वो लगा दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपको बताइए कि लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो विद इन मान के चलिए 4 to 6 मंथ्स इस लेडी का नया लिवर डेवलप हो जाएगा और फिर ये आराम से जी सकती है। हालांकि ऑफ कोर्स वो वाली बात तो नहीं आती जो नेचुरल लिवर की होती है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि जैसे कई बार हार्ट में पेस मेकर लगाया जाता है, तो जब पेस मेकर है तो वो आर्टिफिशियल जो हार्ट बीट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेस मेकर, जो आपकी बीट्स को बनाने की कोशिश करता है। तो कई बार पेस मेकर वाला जो बंदा है वो 20-20 साल जीता है, कई बार पेस मेकर वाला बंदा है वो 3-4 साल में उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही इनके साथ भी होता है। लिवर ट्रांसप्लांट अगर अच्छे से हो गया है, सारी चीजें आपकी ठीक है, आप हेल्दी खा रहे हो, तो आप लंबे चल जाओगे, नहीं अगर है तो फिर डेथ भी हो सकती है बीच में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता लगे कि लिवर आपकी बॉडी में सबसे जल्दी जनरेट होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने, जो क्वेश्चन था जिसकी वजह से मैंने ये सब चीजें लिखी हैं। लिवर बहुत सारे काम करता है, पता है। लिवर एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस, वो भी लिवर करता है। एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग एंडीमेशन का प्रोसेस, वो भी लिवर करता है। एंडीमेशन का मतलब अमोनिया को कन्वर्ट करना यूरिया में। अभी मैंने आपको बताया था ना, यूरिया कौन कन्वर्ट करता है? लिवर करता है। तो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करना, इट इज ऑल्सो
दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज क्या बोलते हैं इसको? अभी तो बताया मैंने, क्या बताया था मैंने? मैं नाम भूल गया खुद ही, अभी तो बताया था मेरे को, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। हाँ, डीएमिनेशन प्रोसेस लिख देता हूँ, चलो, डीएमिनेशन प्रोसेस। तो डीएमिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी यूरिया में, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। और ऐसे एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस। ये भी कौन करता है? इमल्सिफिकेशन, ये भी लिवर करता है आपका। ये क्या होता है इमल्सिफिकेशन? आपको पता होगा कि जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके सलाइवा से ही शुरू हो जाता है। टाइलिन, आपने एंजाइम का नाम सुना होगा, टाइलिन। तो टाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। लेकिन उसके बाद जब आप देखोगे जो आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, तो बकल कैविटी के बाद आपका नेक्स्ट जो पाइप आता है, फूड पाइप, उसको ईसोफेगस कहते हो। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ईसोफेगस के जस्ट बाद जब आप स्टमक में आओगे तो स्टमक में फिर डाइजेशन स्टार्ट हो गए। अब आगे जाके जब आपकी ग्लैंड होती है लिवर, तो लिवर में भी डाइजेशन होता है। और लिवर में किस चीज का डाइजेशन होता है, कोई अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर फैट या फिर लिपिड्स का डाइजेशन होता है। तो इसीलिए डाइजेशन हो रहा है ना, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल है लिवर। और जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फैट है उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में ब्रेक करना, इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। Emulsification is the process in which the large amount of fat is getting converted into small amount of fats, ऐसे कह लीजिए आप, वही emulsification है। और ये जो आपने पढ़ा डी एनिमेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है? तो डी एमिनेशन प्रोसेस के अंदर जो आपका अमोनिया है NH3, वो कन्वर्ट होती है यूरिया के अंदर, तो इसको कहते हैं डी एमिनेशन प्रोसेस। आपको यहाँ दिख रहा होगा ना अमीनो, ये अमीनो वर्ड दिख रहा है, अमीनो, ये अमीनो वर्ड उसी के लिए यूज हो रहा है, अमीनो एसिड्स के लिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे इस बारे में कि ये ग्लूकोजेनेसिस और ये ग्लूकोजेनोलिसिस ये क्या होता है। तो बताइए, कोई जानता होगा इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत? आज बच्चे बहुत कम है, सिर्फ 15 बच्चे हैं। बोलो जल्दी, किसी को पता है कुछ क्या होता है ये सब? देखो, जब आप बहुत ज्यादा कुछ खा लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब आएगा, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, याद रखो, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ है, देखो आज के बाद कभी भी सुनना, अगर कभी बायो में एक वर्ड सुन लो, ठीक है, नेसिस, जिसको क्या बोलते हैं, जेनेसिस, ये सॉरी ये पूरा वर्ड जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब होता है टू कन्वर्ट या फिर टू क्रिएट, ये चीज ध्यान रखो, टू कन्वर्ट या फिर टू क्रिएट। और अगर कभी आप वर्ड सुन ले लाइसिस, तो लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जेनेसिस का मतलब है टू कन्वर्ट या फिर टू मेक या फिर टू फॉर्म। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जाके ये जो प्रोसेस है वो कौन करता है? तो ये प्रोसेस करता है आपका लिवर। लिवर ग्लैंड जो है वो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। और ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर कहां पर होता है? बोलिए, लिवर में ही स्टोर हो जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कन्वर्ट भी करा और कन्वर्ट जाके स्टोर भी लिवर के अंदर ही होता है। लेकिन जब आपने देखा होगा कई बार आप लोग फास्ट रखते हो, है ना, व्रत रखते हो, जैसे कुछ लड़कियां हैं जो सोमवार का व्रत रखती हैं, ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। या फिर कई सारे हैं जो करवा चौथ का व्रत रखेंगे, या फिर कई सारे हैं जो घर में मान के चलो कभी लौकी की सब्जी बन गई या टींडे की सब्जी बन गई तो आप लोग खाना नहीं खाते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपके ऑर्गन्स आपसे कहते हैं भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, आप लौकी खा के एनर्जी दो हमें या फिर आप चॉकलेट खा के दो। वो ये कहते हैं कि आप हमसे 24/7 काम करवा रहे हो और इस काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो फिर जब एनर्जी चाहिए और आप कुछ खा नहीं रहे हो तो बॉडी सेल्फ एनर्जी जो है कहीं ना कहीं से लाएगी। तो फिर ये क्या होगा? ये जो आप देख रहे हो ना, ये लिवर जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन था इसको वापस से ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज के अंदर, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर मिल जाएगा। और जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, उस एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू पूरा का पूरा ग्लूकोज आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन तक चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? ग्लाइकोजन वापस से ब्रेक हुआ ग्लूकोज में। इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। समझ आया? तो ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलोगे ये, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस। और अगर ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है वापस ग्लूकोज में तो उसको बोलोगे ग्लूकोजेनोलिसिस। क्लियर हुआ अब ये? यस सर। अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया। बाकी लोग आवाज ही नहीं आती है। चलो आंसर क्या हो जाएगा? लिवर, ठीक है ना।
इंटेस्टाइन वगैरह ये सब भी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हिस्सा है। स्टमक भी है, पेनक्रियाज भी है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, कोमल यादव जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज जी। ये देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये जो होता है ये लिवर होता है, और इसी में लिवर में यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे। इन सेल्स का नाम क्या होता है? ये जो येलो येलो दिख रही है आपको, यहाँ सेल्स हैं ये, इन सेल्स का नाम क्या है? कुफर इन्हीं को बोला जाता है कफर सेल्स। कुफर सेल्स। हाँ, ये जो कफर सेल्स होती हैं ये क्या है? कफर सेल्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? अगर कोई आपसे ये पूछे तो बताओ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कफर सेल्स इन आवर बॉडी? लिवर में अगर है तो क्या काम है? आपने इसका नाम सुना है? आरबीसीज। कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान है सर ये। वो तो स्प्लीन होता है, हाँ लेकिन आप जा सही रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर भी आऊंगा अभी लिवर की जस्ट। मतलब सर ये उनको मतलब खाती है शायद। जी हाँ, आरबीसीज बनती हैं आपकी बोन मैरो में। यस सर, आरबीसीज बनती कहाँ है? आरबीसीज हो बोन गई, मैरो आपकी में। प्लेटलेट्स हो गई, है ना, आपकी डब्ल्यूबीसीज हो गई, ये सब आपकी कहाँ बनेगी? बोन मैरो बनेगी। बोन मैरो क्या होता है? ये देखो, जैसे मान के चलो ये हड्डी है, अगर ये आपकी जहाँ पे हड्डी, मतलब हाँ, तो हड्डी के अंदर क्या होता है ना, एक यहाँ पर इस तरह से कैविटी होती है, बोन कैविटी बोलते हैं। इस यस बोन सर, कैविटी के अंदर आपको एक स्पॉन्जी सेमी लिक्विड एक मिलेगा मटेरियल, उसी यस को सर, बोलते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो है आपका, बोन मैरो, ठीक है। और इसी बोन मैरो के अंदर आपको मिलेंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनती हुई। आ गया समझ में? यस सर। भावना जी माइक ऑफ कर लीजिए जी। तो यहाँ पे मिलेंगी, तो आरबीसीज बनती है यहाँ पे, और 120 दिन के बाद आरबीसीज चली जाती है मरने, यानी कि आरबीसीज डेड हो जाती हैं। और ये जाके डेड होती हैं कहाँ पे? स्प्लीन में। स्प्लीन में। अब स्प्लीन में डेड हो गई। अब आप देखो, जैसे मान के चलो कोई डेड बॉडी है, तो अगर डेड बॉडी है पड़े 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 इकट्ठी हो जाएगी, तो कितना सारा वेस्ट हो जाएगा आरबीसीज का। तो ये जो यस वेस्ट है सर, इसको कहीं ना कहीं पे जाना चाहिए ना। तो आपके यस लिवर सर। के अंदर जो सेल्स होती हैं, एलेक्सी टैब A 2017 माइक ऑफ करिए अपना प्लीज। हाँ, तो ये जो सेल्स होती है लिवर की, ये इसी स्प्लीन में जाके इन मरी हुई डब्ल्यूबीसीज को खा जाती हैं। तो स्प्लीन में क्योंकि आरबीसीज की डेथ हो रही है, इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द, क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसीज। तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है स्प्लीन को। और स्प्लीन में जब ये मर जाती हैं तो आरबीसीज की डेड बॉडी को खाने आ जाती हैं ये कफर सेल्स, और ये कफर सेल्स खा जाती हैं। तो ये कफर सेल्स बनती कहाँ पर है? लिवर में। क्लियर हुआ? बाकी ये तो आपको दिख रहा है, ये केले जैसा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका स्टमक होता है। स्टमक की जो शेप होती है वो जे बैक शेप होती है, जे टाइप्स बोलते हैं स्टमक की, ठीक है। पेनक्रियाज, इसके पीछे आपको पेनक्रियाज दिखेगा। पेनक्रियाज जो है नाशपाती के जैसा होता है, ठीक है। और सॉरी, पेनक्रियाज कह रहा हूँ, गॉल ब्लैडर, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, गॉल ब्लैडर की जो शेप होती है वो बोली जाती है पियर शेप, ठीक है। और पेनक्रियाज को शेप बोला जाता है पत्ते जैसी शेप है, लीफ शेप होता है पेनक्रियाज, पत्ते जैसा कुछ ऐसा होगा, ऐसा होता है पेनक्रियाज, ठीक है। बाकी ये आपको दिख रहा है, ये बाहर वाली ये लार्ज इंटेस्टाइन है, अंदर वाली जो आप देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट नीचे और होते हैं, एक को रेक्टम कहते हैं और एक को एनस कहते हैं। और फाइनली एनस के थ्रू आपका वेस्ट जो भी आप खाते हो वो डाइजेस्ट होने के बाद निकल जाता है। ये सब कुछ चीजें हैं। चलो आगे। आरबीसीज का दूसरा नाम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट्स। Erythrocytes. हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट्स। जी, हीमोग्लोबिन में क्या होता है बताएं? हीमोग्लोबिन में क्या मिलेगा आपको? रेड आरबीसीज। ब्लड सेल्स। और क्या रेड ब्लड सेल्स मिलेंगी, क्योंकि Red जो, blood. हाँ, आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज का पूरा नाम क्या था, मतलब दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट्स, याद रखो, ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स। चलो मैं लिख देता हूँ इससे यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो इरेथ्रोसाइट्स, ERATHRO, इरेथ्रो CYT, साइट्स रूट वर्ड कभी भी देखना तो सेल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज का नाम क्या है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, Leukocytes. ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, हाँ, कंफ्यूज मत होइए। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? अच्छा, अब आपने नाम लिया ही है तो बताइए। Part of lymph के cells. लिम्फ के सेल्स। लिम्फ क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है पूरा आपकी बॉडी के अंदर एक, क्या होता है लिम्फ? ऑर्गन्स में जो वाटर होता है वो एक तरीके से वही होता है।
It is colorless liquid. ओके ठीक है, कहीं ना कहीं सही कह रहे हो आप। बट ये लिम्फोसाइट्स क्या थी, जो भी किसी ने बोला था लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं वो? WBCs का एक पार्ट होती है लिम्फोसाइट्स, याद रखो ठीक है, जो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो अभी वो भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स आप देख रहे हो वो आपके WBCs का नाम होता है, और प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है सर। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये तीनों के नाम है, याद रखिए। इरेथ्रोसाइट्स हैं RBCs, ठीक है, RBCs। कितने इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? लगभग 120 दिन। 120 days। हाँ, मतलब आइडल माना जाता है। ल्यूकोसाइट्स किसके लिए बोला गया? WBCs के लिए बोला गया, है ना। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? WBCs कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? कितना? 3-4 days। हाँ, लगभग आप मान के चलो। कितना कितना? 3 to 4? पक्का? सर पक्का 4 to 5 होगा। 4 to 5 होगा। गुंजन जी कुछ बता रही हैं जी, बताइए प्लीज। So 10 days almost, I guess. 10 to 13 डेज होता है। 7 to 30, हाँ 10 to, ठीक है, 10 to 13 डेज के बीच बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन, ठीक है। और जो थ्रोम्बो है आपकी, इनका प्लेटलेट्स का लगभग 8 से 12 दिन, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, आइडल कंडीशन में है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद अच्छा, WBCs की बात हो रही थी। देखो WBCs जो हैं वो कितने तरह की होती हैं? 5। हाँ, WBCs बेसिकली 5 तरह की बताई जाती हैं। हालांकि एक डिवीजन और होता है उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे, अगर हम बात करें तो जो ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं वो सब, लेकिन मेन जो 5 है वो आप देख लो, ठीक है। तो पहले का नाम है, उसको क्या बोलते हैं? इओसिनोफिल्स, Xenophils. ठीक है, इओसिनोफिल्स बोलते हैं, ये पहला नाम है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो होता है उसे कहते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, यहाँ से ना आपको मैं इनके फंक्शंस भी बताता हूँ, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इसके अलावा अभी बताया था किसी ने? Monocyte. ल्यूकोसाइट, वो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा, मोनोसाइट्स। ठीक है। तो ये 5 तरह की होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैक्टीरियाज को मारने के लिए कौन सी WBCs है वो रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कौन सी है जो बैक्टीरिया को मारती है, तो अगर आपसे ये पूछे, बताइए। सर लास्ट की 2 लिम्फोमोनो। लिम्फोमोनो, अच्छा। याद रखिए, ये जो आप देख रहे हो कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स है ये रिस्पॉन्सिबल है किसको मारने के लिए? बैक्टीरिया, ठीक है। अरे शिट, चलो कोई नहीं, जस्ट मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, दूसरे कलर का। दिख जाएगा आपको, लिखूंगा तो दिख ही रहा होगा, रेड पेन तो है ना। हाँ, तो याद रखो, जो बैक्टीरिया और जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो फंजाई है या फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, उन सभी को मारेगा कौन? उनको मारेगी न्यूट्रोफिल्स। ये याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स का काम है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के साथ डील करना, ठीक है। ये क्लियर हुआ पहला। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज कौन फॉर्म करता है, तो ऑफ कोर्स WBC करती है, लेकिन कौन सी WBC करती है? तो याद रखेंगे लिम्फोसाइट्स करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स का काम है आपकी बॉडी में एंटीबॉडी को बनाना। और याद रखिएगा, जब भी एक एंटीबॉडी बनेगी ना, साथ साथ में एक मेमोरी सेल बनती है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान के चलो कि आपको पोलियो, एक छोटा सा बच्चा है, उसको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई गई। हालांकि पोलियो के भी 2 ड्रॉप्स होते हैं, एक होता है वैक्सीनेशन कराना, और एक होता है कि अगर आप अलग से पोलियो का ड्रॉप पिलाओ, तो 2 चीजें होती हैं। वैक्सीनेशन करा लिया तो अलग बात है, ड्रॉप्स पिला रहे हो तो भी अलग बात है। तो ये वीक होता है बहुत पोलियो का वायरस। तो जब आपको 2 बूंद वो जिंदगी के पिलाए जाते हैं, तो एक्चुअली में आपको पोलियो का वायरस पिलाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हल्का वायरस होता है, इतना हल्का कि बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, उसकी बॉडी इतनी सेल्फ कैपेबल है कि वो क्या करेगी, उस वायरस को मार के उस वायरस के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना लेगी, और एंटीबॉडी बनने के साथ साथ एक मेमोरी सेल भी बनाएगी। और ये मेमोरी सेल का रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस मेमोरी सेल के बनने का, वो ये है कि इन फ्यूचर जब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा, अगर कभी इसको पोलियो होता है, तो मेमोरी सेल जो है वो ब्रेन के पास तुरंत एक सिग्नल लेके जाएगी कि इस वायरस की एंटीबॉडी तो तुम्हारे पास पहले से ही है, निकलो और मारो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो एंटीबॉडीज कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स बनाता है, ठीक है। और ये लिम्फोसाइट बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, है ना, या और जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन सब के अगेंस्ट एंटीबॉडी ये बनाता है। इसके अलावा मोनोसाइट्स का काम क्या होता है?
देखो मोनोसाइट्स का काम क्या है, वो भी बैक्टीरिया में, तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी मोनोसाइट्स का यूज है, मतलब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों बैक्टीरिया को मारती हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, अगर कोई आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए कौन सी WBCs जिंदा रहती हैं, तो आपका आंसर होगा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गर स्पैन WBCs। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पैन इन्हीं का होता है, मोनोसाइट्स का, याद रहेगा। और ये भी बैक्टीरिया को ऑफ कोर्स किल करती हैं। इसके अलावा आप देखो ऊपर आपको मिल रहा है ये बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या होता है? बेसोफिल्स एक तरह का ना एसिड जो है वो निकालता है। अब देखो जब WBCs इन फॉरेन पार्टिकल्स को मार रही है तो इनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, मार रही है तो कैसे मार रही है? तो बेसोफिल का काम है एक एसिड को रिलीज करना, और इस एसिड का नाम पता है क्या है? बोलिए। हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो आप देख रहे हो, हिस्टामाइन कह लीजिए, तो हिस्टामाइन जो एक एसिड है वो उसका काम है बेसोफिल, मतलब बेसोफिल रिलीज करेगा इसको, और यही हिस्टामाइन है जो कि मतलब सभी पार्टिकल्स के ऊपर पड़ेगा और फिर उसको डैमेज करेगा। तो हिस्टामाइन कौन रिलीज करता है? बेसोफिल्स रिलीज करता है। और ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये जो इओसिनोफिल्स हैं, तो इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है कि जितने भी लार्जर पैरासाइट्स होंगे, जो बड़े बड़े पैरासाइट्स हैं जो ये नीचे वाले नहीं झेल सकते, तो लार्जर जो पैरासाइट्स हैं उनको मारने का काम ये करेगा। तो ये सारे के सारे 5 का काम था जो मैंने आपको बताया है, तो ये याद कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो हिस्टामाइन है वो कौन रिलीज करेगा, इसके अलावा जो एंटीबॉडीज है वो कौन बनाएगा। ठीक है, तो ये WBCs बनाती है, लेकिन ये बनाती है। क्लियर हुआ? अब बोलो। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। प्लेटलेट्स अगर एकदम से कम हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है? डेंगू। डेंगू। ठीक है, डेंगू में सबसे जल्दी आपकी प्लेटलेट्स खराब होती हैं, डेथ होती है जल्दी प्लेटलेट्स की। ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये RBCs हैं, ये व्हाइट वाली आपकी WBCs हैं, और ये क्या है? ये प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, तो ब्लड प्रेशर कौन सी वॉल्स पे लगेगा? बताया था अभी आपको, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, लेफ्ट वाला या आर्टरीज में। तो प्रेशर आपके आर्टरीज में जब होता है धमनियों पे, हाँ, तो धमनियों का जो प्रेशर होता है वही मेजर करते हैं। इसीलिए जब आपका ब्लड प्रेशर चेक करा जाता है तो BP चेक करने की मशीन का क्या नाम है? स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, हाँ, स्पिग्मोमैनोमीटर। तो मैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर जो है वो आपके लेफ्ट वाले पे आपने देखा होगा, डॉक्टर आपकी इस वाली वहां पे कपड़ा लगा देता है ना, उसके बाद फिर वो चीजें होती हैं स्पिग्मोमैनोमीटर के थ्रू। बाकी आपने ये भी देखा होगा कि उनके पास वो भी होता है, क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, उससे भी वो लोग चेक कर लेते हैं कई बार। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लेफ्ट वाले आर्टरीज में आपका प्रेशर होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक वहीं से निकलता है। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व का जो प्रेशर होता है। चलो, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है, इनमें से कौन सी है? Which one of the endocrine gland is known as master gland? Sorry, master gland की बात हो रही है। जी, जानते हैं आप लोग पिट्यूटरी तो, है ना, मास्टर ग्लैंड है। अच्छा, पिट्यूटरी के बारे में 1-2 पॉइंट। पिट्यूटरी कहाँ पर होती है? हाइपोथैलेमस। और एक और ऑर्गन है आपके इसके अंदर, पीनियल ग्लैंड। हाँ, तो हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के जस्ट बीच में आपको मिलेगी पिट्यूटरी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस और पीनियल आपके जस्ट मतलब नोज के जस्ट पीछे वाले पार्ट में अगर आप देखो तो वहां पर आपका है। और ये कैसी होती है? मटर के दाने के बराबर, पी शेप्ड बोलते हैं, है ना, पी शेप्ड होता है। अच्छा, पीनियल जो ग्लैंड होती है वो क्या है? इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, है ना। यानी कि जो आपने देखा होगा, ऐसा बोला जाता है कि 21 दिन तक अगर कोई आप काम कर ले तो आपको आदत पड़ जाती है उस काम को करने की। ठीक है, या फिर आप देखो कि रात को आप सोते हो, आपने प्रॉपर एक रूटीन बना लिया है, तो सुबह बिना अलार्म के ही आपकी नींद खुल जाएगी। तो वो सब क्या है? वो सब बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं उसको। और ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड जो है ये राइस शेप्ड होती है, चावल के दाने की जितनी। पिट्यूटरी से भी छोटी होती है ये पीनियल ग्लैंड। इसीलिए पीनियल ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी को भी क्या कर रही होती है? ऑपरेट कर रही होती है। दैट इज व्हाई पीनियल ग्लैंड इज नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड तो आपकी पिट्यूटरी है, लेकिन जो मास्टर को भी कंट्रोल कर रही है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, वो है पीनियल। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैंने कहीं हाइपोथैलेमस पढ़ा है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सॉरी हाइपोथैलेमस होता है, सॉरी सही कह रहे हो आप, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस दिमाग में था, मैं पीनियल ले गया।
सॉरी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू बताने के लिए यार, मेरे दिमाग में वो चीज थी। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? हाँ, लेकिन वो सही मैंने आपको बताया कि जो पीनल ग्लैंड है ना उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, वो आप ध्यान रखोगे। और राइस शेप्ड होती है, चावल जितनी, वो भी सही है, लेकिन उसको मास्टर नहीं कहते, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है हाइपोथैलेमस को, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ मिलेगी आपको? किडनी से ऊपर। सर ये किडनी के ऊपर होते हैं, वो किडनी के ऊपर कैस्केट जो भी जैसे आपको आपने दिखाई थी मैंने दिखाया तो, था येलो। हाँ, वही वाली होती है ना। और थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलेगी आपको? नेक रीजन। नेक में मिलेगी, है ना, बटरफ्लाई शेप्ड होती है ये, बटरफ्लाई एच शेप। बटरफ्लाई शेप्ड होती है। यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रिनल जो यस है वो सर। एड्रीनेलिन हार्मोन को रिलीज करती है, एक दो और भी हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन जो एड्रीनेलिन है वो एड्रिनल करेगी और थायरॉक्सिन करेगी ये। और ये पैराथायराइड कहाँ मिलेगी आपको? सर ये भी नेक रीजन में होते हैं। हाँ, जस्ट इसी नेक के के ऊपर आपको होती पीछे है। मिलेगी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसका काम क्या है? सर ये पैराथायरॉक्सिन कैल्शियम को हार्मोन रिलीज कंट्रोल करती करती है ब्लड में। है। क्या करती है? सर कैल्शियम हाँ, को यस यस, कंट्रोल करती है कैल्शियम, हाँ ब्लड में। बिल्कुल। कैल्शियम को अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज करना है तो वो काम पैराथायराइड का होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देख सकते हो बाकी आप लोग, है ना, ये सब आपके कुछ डायग्राम्स है, डायग्राम्स के थ्रू हेल्प मिलती है ऑफ कोर्स। चलो, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, चलो बताइए तो। लिवर। हाँ, तो बाइल कहाँ? लिवर। तो बाइल, बाइल क्या होता है? बाइल एक जूस है। बाइल क्या है? बाइल एक जूस होता है ना। और आपने जब वॉमिट वगैरह कई बार करा है आपने, तो वॉमिट करते समय जो येलो कलर आपने देखा होगा, तो येलो कलर का जो निकलता है ना, वही बाइल जूस है। और येलो कलर किसकी वजह से होता है? बाइलोरुबिन। बिलिरुबिन। बिलिरुबिन। ठीक है, ये बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है। जैसे ग्रीन जो प्लांट्स थे वो क्लोरोफिल की वजह से थे, है ना, ऐसे ही बिलिरुबिन जो है ये येलो कलर के पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कभी अगर आपको आपने सुना होगा, जब आपकी हेपेटिक सेल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाए, क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने सुना होगा एक डिसीज होती है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस, सुना है? तो कभी भी अगर बायो में एक ये वर्ड सुन लेना, आइटिस, तो आइटिस वर्ड आज के बाद हमेशा ध्यान रखोगे किसके लिए यूज होता है? सूजन, यानी कि इन्फ्लेमेशन के लिए, सूजन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है। इसलिए आपने नाम सुना होगा कंजक्टिवाइटिस। आपकी आंखें क्या होती हैं? सूज जाती हैं, क्योंकि लास्ट में एक रूट वर्ड लगा हुआ आइटिस। तो आइटिस वर्ड हमेशा इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होगा, सूजन के लिए यूज होगा। और ये देखो, हेपेटिक सेल्स में सूजन हो रही है तो उसी को क्या बोल रहे हो? हेपेटाइटिस बोल रहे हो। हेपेटिक मतलब लिवर, लिवर की जो सेल्स है, बहुत सारी सेल्स होती है लिवर के अंदर, ठीक है। तो हेपेटिक सेल्स में अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, वही आपका क्या है? हेपेटाइटिस है। और हेपेटाइटिस की लास्ट स्टेज जो होती है, जब आपकी बॉडी में बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर आपको हो जाएगा जॉन्डिस, ठीक है। और ये जॉन्डिस में क्या होगा? ये बाइल इतना ज्यादा निकलने लगता है कि आपकी पूरी बॉडी येलो कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके ब्लड में आ जाता है ये। इसलिए आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट में अगर ये बिलिरुबिन बहुत ज्यादा मिल गया तो मतलब वो जॉन्डिस कहीं ना कहीं आपको करने वाला है। बाकी हेपेटाइटिस तो इनिशियल कंडीशन है उसकी, याद रहेगा। बाकी अच्छा, बाइल स्टोर कहाँ होता है? कुछ अगर आपसे पूछे बाइल स्टोर कहाँ होता है, हाँ, गॉल ब्लैडर में जी, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल, ठीक है, याद रखो। और गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, है ना। और गॉल ब्लैडर जब, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का हमने गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो फिर बाइल तो स्टोर ही नहीं होगा उसमें, फिर काम कैसे होगा? कभी सोचा ये बात? जब किडनी में स्टोन होता है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो गॉल ब्लैडर तो निकाल दी जाती है, किडनी को हम सर्जरी से ऑपरेट कर लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो फिर बाइल कहाँ जाएगा? क्योंकि बाइल तो स्टोर वहीं हो रहा है, और लिवर तो बनाएगा बाइल, क्योंकि लिवर का काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान का शुक्र है नहीं जाता। बाइल एसिडिक है नेचर है मैम, है ना। बट सर ये फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है ना बाइल, इंटेस्टाइन में। हाँ ठीक है, इंटेस्टाइन में जाके हेल्प स्मॉल करेगा, इंटेस्टाइन में। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ, बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन मत कहिए, बेहतर है कि अगर आप इसको स्टमक बोलिए। स्टमक में एक पैकेट होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर ये एसिड रिलीज होता है HCl, और साथ साथ में ये बाइल भी आ जाता है। तो ये इसके अंदर रहता है, एक बैग के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। यही रीजन है कि इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड HCl होने के बावजूद आपकी बॉडी में एसिड है। हल्का सा आपकी बॉडी पे कोई एसिड फेंक दे, आपकी बॉडी जल जाएगी, लेकिन आपके स्टमक के अंदर तो इतना सारा एसिड है, तब भी आपके स्टमक को कुछ नहीं होता। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये एसिड, और यहाँ पे बाइल वगैरह भी इसी में ही होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये था ना आपसे कि
चलो ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, गलत नहीं है, लेकिन वहां पे डाइजेशन दूसरी चीजों का होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जो गॉल ब्लैडर है वो बताओ, गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया तो फिर क्या होगा? देखो, गॉल ब्लैडर किससे कनेक्टेड होता है? लिवर से। पहले तो ये ध्यान रखो, ठीक है, गॉल ब्लैडर लिवर से कनेक्टेड होता है। तो जब भी कभी आपने सुना हो कि गॉल ब्लैडर ऑपरेट करके निकाल दिया गया है, तो कभी भी पूरा गॉल ब्लैडर नहीं निकालते, ध्यान रखो इसको। जितने गॉल ब्लैडर के पार्ट में स्टोन हुआ था, उतना का पूरा पार्ट जो है स्टोन वाला वो काट के निकालते हैं, और बाकी गॉल ब्लैडर जो है वो बना रहता है वैसे ही। और आपको पता है कि लिवर सबसे जल्दी रीजनरेट होने वाली क्या है, ऑर्गन है बॉडी की, इसीलिए गॉल ब्लैडर भी लिवर का पार्ट है, इसलिए गॉल ब्लैडर भी अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जब गॉल ब्लैडर किसी का ऑपरेट होता है तो कम से कम 5 से 6 महीने के लिए उसको वॉमिट की समस्या बनी रहती है, ठीक है, उसको प्रॉपर जो डाइजेशन है उसका वो नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीजें उसकी रहती हैं, क्योंकि 5 से 6 महीने लग जाते हैं गॉल ब्लैडर को फिर से ठीक होने में। समझ में आया? लेकिन सर जब मतलब बोलते हैं कि मतलब किसी के स्टोन हो जाता है कि बस की पित्त की थैली निकाल दी है, निकाल दी गई मैम, मैंने बताया ना कि सिर्फ उतना पार्ट निकालते हैं गॉल ब्लैडर का काट के जिसमें स्टोन। उसको मना भी किया अच्छा वैसे मतलब रहता है उसके अंदर? बिल्कुल रहता है, वरना फिर बाइल जाके कहाँ स्टोर होगा? बाइल को तो स्टोर होना जरूरी है ना गॉल ब्लैडर के अंदर। ये मजा रही है। अब जैसे आपने सुना होगा एक आपका पार्ट होता है अपेंडिक्स, सर नाम सुना है? यस सर। अपेंडिक्स किसका पार्ट है? ये भी सर बताइए। इंटेस्टाइन का सर। इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन का का। एक पार्ट होता है अपेंडिक्स। क्या होता था कि पहले के टाइम पे आपने सुना होगा आदिमानव टाइप के लोग होते थे, है ना, तो वो लोग क्या यस करते सर। थे, वो कुछ भी खा लेते थे, मतलब कच्चा फस्सा मांस भी खा लिया, ठीक है, और जो वेजिटेशन है वो भी खा ली। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स ऑर्गन था ये काफी डेवलप्ड था। लेकिन आज यस हम सर। क्या ये घास फूस खाते हैं? नहीं। नहीं सर। क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि हमारी बॉडी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाती। लेकिन यस ये सर। जो अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स का मेन रोल होता था सेलुलोज को पचाना। और पचाना। ये जो ऑर्गन होता है ये गाय भैंसों में इनमें होता है, समझ रहे हैं, इनमें वेल डेवलप्ड होता है, इसीलिए ये पचा लेते हैं सेलुलोज को, हम नहीं पचा पाते। तो आगे चल के ऐसा होगा कि गॉल ब्लैडर जो है ना धीरे धीरे खत्म ही हो जाना, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अपेंडिक्स खत्म हो गया ऐसे गॉल ब्लैडर भी चला जाएगा, देख लेना आप। तो ये सब कुछ चीजें हैं। बाकी ये तो आपको बता ही दिया, डोडेनम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लिवर, ये सब तो है ही है, ये ध्यान रखो। तो गॉल ब्लैडर जब ऑपरेट होता है मैम तो पूरा नहीं निकालते हैं, उतना निकालते हैं जिसमें स्टोन है। आगे नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, बताइए जल्दी से, जो आपकी कंट्रोल करती है किसको, एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। पक्का? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड, दो आंसर आ गए। और स्पाइनल कॉर्ड है। याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं होता। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड है जो जिसका काम होता है जितने भी ये आपके कंट्रोल करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को, वो, ठीक है। और आपने सुना होगा एक हिंड ब्रेन का पार्ट होता है जिसको कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम का पार्ट काम क्या होता है, जो आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, कि जो बैलेंसिंग है बॉडी की, है ना, बॉडी की बैलेंसिंग मेंटेन करना। जैसे मान के चलो अगर किसी ने शराब बहुत ज्यादा पी ली तो उसके हिंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा जाके थोड़े समय के लिए सुस्त हो जाएगा, सेरिबेलम, और फिर उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, बिकॉज बैलेंसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम। तो लिकर कंज्यूम करने से आपका सेरिबेलम ही इनएक्टिव होता है थोड़े टाइम के लिए। ऐसे ही आपको एक दिख रहा होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, तो ये इसका काम क्या है, ये सबसे, अगर कोई आपसे पूछे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम होता है सबसे बड़ा, है ना। और ये इसका काम क्या होता है, इसका काम है जैसे आप देखते हो, विजन है ना, देखना आपका, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो अगर किसी की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सेरिब्रम जो है वो काफी एक्टिव रहता है, ठीक है। जो आप सोचने समझने की आपकी ताकत है वो आपका सेरिब्रम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी हियरिंग, आपके इमोशंस, ठीक है, आप कुछ सीखते हो, लर्न करते हो, एक छोटा बच्चा बहुत जल्दी चीजों को सीख जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसका सेरिब्रम काफी एक्टिव होता है। ये सारी की सारी चीजें सब सेरिब्रम का हिस्सा है। बाकी जो कुछ फंक्शन होते हैं जैसे रेस्पिरेशन है आपका, कार्डियक फंक्शंस हैं, ठीक है, ये वॉमिटिंग आना, स्नीजिंग होना, स्नोरिंग होना, कफिंग होना, ये सब स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। इसीलिए ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनके सारे के सारे काम कौन देखेगा, स्पाइनल कॉर्ड देखेगी। तो स्पाइनल कॉर्ड लगाइएगा, ठीक है। बाकी देखो ब्रेन का हिस्सा है, आप देख सकते हो उसमें सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट बताओ। बाकी स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, जो मोटर होता है, मोटर कॉर्टेक्स, उसको न्यूरॉन से कनेक्ट करती है। ये चीज आप ध्यान रखो, मतलब बॉडी तक कनेक्ट करती है न्यूरॉन्स के थ्रू। चलो अगला बताओ, ह्यूमन बॉडी में जो फैट है वो कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू।
तो बहुत बार बता दिया, एडिपोज टिश्यू है ना, यहाँ पे Yes, स्टोर sir. होता है। बाकी 3 तरह की लेयर होती हैं, ये भी आपको बताया गया, डर्मिस होता है, एपिडर्मिस होती है और हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे कि आपकी बॉडी में जो हेयर होते हैं, बाल या फिर जो स्वीट पोर्स होते हैं, वो आपकी कौन से वाले में होते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, आपकी बाहर वाली जो सबसे बाहर स्किन आपको दिखती है जिसपे बाल होते हैं, वो एपिडर्मिस आपकी, ठीक है ना। उसके अंदर क्या हो जाएगी? डर्मिस हो जाएगी, जिसमें आपको ग्लैंड्स मिलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी जो पसीने वाली ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड, वो कौन सी वाली डर्मिस में होंगी, मतलब वो डर्मिस में होंगी, एपिडर्मिस नहीं, डर्मिस। वो स्किन के कौन से पार्ट में होंगी? डर्मिस में होंगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि एडिपोज टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू सबसे अंदर वाली लेयर होती है जहाँ पे फैट आपका स्टोर होता है। ग्लैंड कहाँ होती हैं? डर्मिस में। और ये हेयर और ये जो पोर्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू स्वेट निकलता है आपका पसीना, वो कहाँ होंगे? एपिडर्मिस में। तो ये जो फिगर बनाए जाते हैं, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाए जाते, ये आप लोगों को समझ में आए चीजें इसके लिए हैं, इनको देखा करें प्लीज, ठीक है। सर क्लियर हो वो गया? लास्ट यस सर। सर वो लास्ट ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का, सर उसका क्या मतलब था? एपिथर्मल था कुछ शायद ऐसा ही। एपिथेलियम, ये एपिथेलियम एक पार्ट होता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। एपिथेलियम जैसे आपने सुना होगा, ये आपने इतने सारे पार्ट देखे ना, हाइपोथैलेमस है और ये दुनिया भर की चीजें, तो एपिथेलियम भी एक तरह का क्या होता है? पार्ट होता है। एपिथेलियम बेसिकली सेल्स होती हैं, और ये सेल्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो जो आपके ये एनिमल टिश्यूज हैं, या फिर जो आपके एनिमल टिश्यूज में बेसिकली आपको मिलेंगी सारी की सारी, और जो इंटरनल सरफेस है या फिर जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसमें आपको एपिथेलियल ये एपिथेलियम टिश्यू मिल जाएगा। बेसिकली एक टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, ऐसे ही एपिथेलियम एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यस सर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो, बाकी और तो कुछ नहीं है इसके बारे में, एपिथेलियम टिश्यू होता है बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। आगे नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग की पूछिए ना, नहीं, डिलेड इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में डिले की बात हो रही है, बताओ। हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया में ही होता है, देर से पढ़ी लिया आपने। यस सर। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। हाउस फ्लाई क्या फैलाती है? नहीं, फ्लू, टाइफाइड, टाइफाइड। पक्का? कराए हुए क्वेश्चन है भैया, कराए हुए क्वेश्चन भी गलत करोगे। हाउस फ्लाई क्या फैलाती है? याद रखो, हाउस फ्लाई जो है वो आपकी फ्लू फैलाती है, फ्लू। हाँ, टाइफाइड नहीं, ओके। और टाइफाइड एक फीवर है और कुछ नहीं है, फीवर ही तो होती है टाइफाइड, है ना। सुना होगा आपको कि टाइफाइड हो गया है, तो वो क्या है? वो एक बस एक फीवर होता है और कुछ नहीं है, बैक्टीरिया से होने वाला फीवर है। लेकिन ये जो है हाउस फ्लाई क्या फैलाती है? हाउस फ्लाई फ्लू फैलाती है, ये चीज ध्यान रखो। ये भी बता दिया आपको, लॉकजॉ क्या होता है? टेटनस। हाँ, टेटनस, ठीक है, टेटनस जो डिसीज है उसी को लॉकजॉ बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट जल्दी कर लो, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सी रेज जो है वो हेल्प करती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंफ्रारेड्स। नहीं, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स, पक्का? और कोई इसके अलावा? अच्छा, नहीं लगे होते हैं आपस में। किरण जी क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी जी। चलो देखो, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि इसके लिए कौन सी सैटेलाइट के लिए कौन सी कम्युनिकेशंस के लिए यूज होते हैं, देखो सिंपल सी एक बात आपको बताता हूँ, जब भी कम्युनिकेशन के लिए सुन लेना तो तुरंत अपना आंसर कर देना रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स करोगे? रेडियो वेव्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब आपको ऑप्शन में रेडियो वेव्स नहीं मिल रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स, ठीक है। अगर रेडियो वेव्स ऑप्शन में नहीं है तब माइक्रोवेव्स के पास जाइएगा, वैसे बेस्ट आंसर रेडियो वेव्स होता है। और रेडियो वेव्स की खास बात होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ठीक है ना, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है, ये चीज ध्यान रखो। तो ये रेडियो वेव्स, बट रेडियो ऑप्शन में नहीं है इसलिए आप ये लगा रहे हो, और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं आपको कभी अगर वेव्स पढ़ाऊंगा तो फिर वेव्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं, अल्ट्रावायलेट क्या होती हैं, इंफ्रासोनिक, सोनिक वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, बहुत तरह की वेव्स होती हैं,
ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे। चलो अगला, सोलर सेल के बारे में बताइए जल्दी से, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टिक इफेक्ट। पहले वाला, और कोई सही है, फोटोवोल्टिक, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने सुना होगा पी एन डायोड होते हैं, डायोड का नाम सुना यस होगा। सर। तो ये पी एन डायोड लगे होते हैं बैटरी के अंदर, ऊपर से चाचा जी चमक रहे होते हैं, उनकी किरणें आ रही होती हैं, तो उसी से क्या होता है, वो बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर आप उसको यूज करते हो। तो ऑफ कोर्स फोटोवोल्टिक सेल है। फोटो का मतलब क्या हो गया कि जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ही होता है फोटोवोल्टिक का, ठीक है, यानी कि सोलर सेल का। तो सोलर सेल, जैसे आपने सुना होगा कि जो आपकी केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी कहां पर आपको मिलेगी? केमिकल एनर्जी कहां स्टोर होती है? बोलो, सेल का नाम सुना है, सेल? यस सर। जब आप बैटरी में सेल लगा देते हो, मतलब जो बैटरी या सेल एक ही चीज है, मतलब कई सारे कॉम्बिनेशंस अगर सेल के हैं तो उनको आप बैटरी कह देते हो। तो जब आप अपने किसी सर्किट में कोई बैटरी लगा देते हो तो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल कन्वर्ट हो रही है अगर इलेक्ट्रिकल में, तो मतलब वो क्या है, वो सेल है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं कि जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, कोई एग्जांपल दो, हीट का लाइट में कन्वर्ट करने का क्या एग्जांपल होगा कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, कोई एग्जांपल? ये सब पूछे गए क्वेश्चन होते हैं कि माइक्रोफोन का काम क्या है, साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपसे पूछा कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट में, एग्जांपल कोई? बहुत सिंपल एग्जांपल है, अभी आंसर बताऊंगा तो सच में हंसोगे तुम लोग। सन। सन ही तो होगा सर। बल्ब, लाइट बल्ब। मोमबत्ती। मोमबत्ती, कैंडल। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग गलत कर देते हैं कई बार। चलो अगला, रेन प्रूफिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होता है, बताइए? सर फर्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की, ये चीज ध्यान रखें। बाकी विस्कोसिटी, अब ये फिजिक्स, अब इतनी सारी चीजें डिस्कस करने में बड़ा टाइम जाएगा, ठीक है। कुछ अगर आपको कभी कोई लगता है तो आप मेरे से पूछ लेना। जैसे मान के चलो अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो कि डिस्कस कर दिया जाए, तो जो 140 टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं स्टैटिक जीके के, उसमें अगर वो साइंस का टॉपिक है तो आप एक बार देख लेना, तो मतलब वो डिस्कस होगा तो वो मैं कर दूंगा। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई चाहिए तो फिर आप बता देना। ये देखो, ये सर जैसे अगर विस्कोसिटी के बारे में बता दो। विस्कोसिटी बता दें, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये किस लिए बनी है और ये किसका एग्जांपल है? सर ये सरफेस टेंशन। और ये जो पहले वाली इमेज है सरफेस टेंशन, ये क्या हो रहा बल्ब जम गई है। ये आपको दिख रहा है मच्छर, मच्छर ऊपर आके बैठ गया और मच्छर डूब नहीं रहा। कुछ टाइम के बाद पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। हाँ, ये लेयर ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है सरफेस के ऊपर, वो टेंशन होता है, और उसी टेंशन के ऊपर ये लोग अपने अंडे वगैरह दे देते हैं और कुछ भी दिक्कत नहीं होती, आराम से पड़े रहते हैं, ठीक है। चलो, अब किसी ने मेरे से पूछा कि विस्कोसिटी क्या होती है, देखो ध्यान से। अब थोड़ा सा मैं आपको फिजिक्स में लेके जा रहा हूँ, लेकिन फिर आप समझने की कोशिश करिएगा। एक वर्ड होता है रेसिस्टेंस। क्या होता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वर्ड कई जगह यूज होता है। अगर मैं बात करूं करंट के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में, तो वहीं पे जो रेसिस्टेंस है उसको हम आर नाम देते हैं, यानी कि जो करंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो ये चाहेगा कि करंट बिल्कुल भी ना निकल पाए, तो रेसिस्टेंस लगा होता है। मतलब रेसिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ बैरियर, बस आप उसको समझो कि एक ऐसा बैरियर है, वो एक फोर्स ही होता है, ऑफ कोर्स रेसिस्टेंस भी, जो कि करंट को पास ना होने दे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में। लेकिन जब आप रेसिस्टेंस पढ़ते हो वाटर के लिए या फिर लिक्विड्स के लिए, तो लिक्विड में जो एक बैरियर होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? लिक्विड जो रेसिस्टेंस है उसी का नाम विस्कोसिटी होता है। तो विस्कोसिटी को क्या बोलेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी टू मेजर फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो। यानी कि अब देखो, जैसे मान के चलो मैंने आपको दे दी शहद, शहद देखी है? यस सर। यस सर। ये भी होगी सबने। अब आप ध्यान समझो, सॉरी, हाँ, शहद क्या हुई, मेरे पास शहद की बोतल थी शहद की, मैंने उसको क्या कर दिया? फेंक दिया।
और एक तरफ मेरे पास मिल्क था, मैंने मिल्क की बोतल थी, मिल्क की बोतल में मैंने पूरा मिल्क फैला दिया, तो कौन जल्दी फैलेगा मिल्क। और ज्यादा दूर तक फैलेगा? मिल्क फैलेगा। क्यों? क्योंकि मिल्क की जो एक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी थी, कौन सी लिक्विड रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी, ये क्या थी? ये कम थी। कम होने का मतलब मिल्क की विस्कोसिटी क्या थी? कम थी। कम थी, विस्कोसिटी कम है इसलिए फ्लो कर गया। यस सर। लेकिन शहद की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड जो रेसिस्टेंस था शहद का वो ज्यादा था, मतलब शहद की विस्कोसिटी क्या थी? ज्यादा थी। ज्यादा थी तो फ्रिक्शन ज्यादा लगा सरफेस के साथ और वो ज्यादा नहीं फैल पाया, इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी और कुछ नहीं है, ये लिक्विड्स का रेसिस्टेंस होता है जो उनको फ्लो करने में हेल्प करता है या फिर नहीं करता है। ये अगर हमें चेक करना है या फिर जज करना है तो ये इस पैरामीटर के बेसिस पे करते हैं, यानी कि अगर कोई लिक्विड अच्छे से फ्लो कर पा रहा है तो मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, लेकिन अगर कोई लिक्विड फ्लो नहीं कर पा रहा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, एक्स रेज जो होते हैं वो कौन से रीजन में आपको मिलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन फिजिक्स का, पढ़ लो यार एक दिन, मैं तो कहता हूँ साउंड अमाउंट सब पढ़ लो तुम लोग, साउंड एक्स रेज इतना पढ़ा दें, लेकिन बात ये है ना। चलो, गामा और अल्ट्रावायलेट के बीच की जो रेंज होती है उसको कहते हैं एक्स रेज, ठीक है? एक्स रेज जो होती है वो गामा और अल्ट्रावायलेट के बीच की होती है, और एक्स रेज जो होती हैं अगर आपने देखा हो तो वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है? इसलिए आपने देखा होगा कि क्या कराते हो, एक्सरे करवाते हैं सर। एक्सरे करवाते हो ना, तो एक्सरे में कौन सी रेज होती हैं? एक्सरे होती हैं कि वो आपके, जैसे मान के चलो कि इतना आपकी ये बोन है और बोन में यहाँ कहीं क्रैक है, तो क्या होगा कि जब एक्सरेज निकलेंगी ना तो यहाँ से एक्सरे निकलेंगी, तो जब आपका एक्सरे आएगा तो एक्सरे में जैसे मान के चलो ये बोन थी तो इतने पूरे पोर्शन में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा ऐसे काला काला करके आ जाएगा, लेकिन जहां पे होल था वहां से एक्सरे पास होके बाहर निकल जाएगी और वहां पे वो एरिया खाली हो जाएगा, ठीक है? और वहीं से डॉक्टर पहचान लेता है कि इस हिस्से में क्या है, फ्रैक्चर है, क्योंकि वहां पे एक्सरेज जो है उन्होंने ब्लैक पोर्शन नहीं क्रिएट करा, वहां पे खाली निकल गई वो, मतलब वहां पे इमेज नहीं आई। तो ये सब होती है एक्सरेज। बाकी रेडियो वेव्स मैंने आपको बताया ही है। अल्ट्रावायलेट रेज भी आप जानते होंगे मेरे ख्याल, क्या होती हैं? सूरज से निकलने वाली जो स्किन को बर्न करती हैं। हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज भी वैसे दो तरह की होती हैं, ठीक है? बट अभी आप इतना अंदर डिटेल में मत जाओ, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट रेज जिनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर एक लेयर है आपके एटमॉस्फेयर में, ओजोन की लेयर, हाँ ओजोन की लेयर, वो उसको प्रोटेक्ट करती है आपको, है ना? चलिए अगला, स्टार की ट्विंकलिंग किसका एग्जांपल है? अगर स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। दूसरा वाला कि दूसरा वाला? सर सी। याद रखो जब भी आज के बाद कभी मीडियम चेंज हो जाए, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर, ये सब आपका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है? ये पढ़ाऊंगा यार, मेरा मन है मैं तुम लोग को लाइट पढ़ाऊं, लाइट में जरूर पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है? कभी ना कभी लाइट जरूर पढ़ेंगे। लाइट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, कैसे है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कोई एग्जांपल? ब्लू स्काई, स्काई का ब्लू होना है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के एग्जांपल? कोई भी कलर दिखना। एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरे वाले के एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर मिरर। क्या मिरर? सर प्रिज्म। अभी बाल्टी में सिक्का डाला है? हाँ वही हाँ प्रिज्म। सर दिखता है हमें। दूर दिखता है कि पास दिखता है? जो दिखता है प्रिज्म भी तो होगा ना, प्रिज्म। फिजन? प्रिज्म प्रिज्म जो निकलती है, रेनबो। जो रेनबो निकलती है मतलब समझा नहीं मैं। जो प्रिज्म प्रिज्म, प्रिज्म, हाँ प्रिज्म, हाँ तो वो तो वही हुआ ना, तभी तो स्कैटरिंग हुई। प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो 7 कलर में स्कैटर होती है ना, तो वही चीज है। डिफ्रैक्शन का एग्जांपल यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए। चलिए कोई नहीं, परेशान नहीं करता ज्यादा आपको, छोड़िए अभी। हाँ क्या कोई कुछ कह रहा है? स्विमिंग पूल कम डीप दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जी, और अगर आप मान के चलो आप खुद पानी के अंदर चले गए हो तो सिक्का मैंने बाहर पकड़ रखा है, तब कैसे दिखेगा? अच्छा, डिफ्रैक्शन का एग्जांपल पूछा था, और मैं पक्का कहता हूँ आप सबने खेला है, और शायद उस समय पे सिर्फ खेला था,
फिजिक्स की समझ नहीं थी। डीवीडी तोड़ी, डीवीडी सीडी तोड़ी आप लोगों ने कभी? नहीं नो सर। हाँ सर। नहीं तोड़ी ये डीवीडी होती थी नहीं तोड़ी। और नहीं तोड़ी, चलो कोई नहीं। अगर नहीं तोड़ी आपको उसमें कलर दिखते थे बहुत सारे जब हाँ उसको सर, घुमाते बहुत थे। सारे कलर दिखते थे। हाँ, तो वो क्या था? डायफ्रैक्शन। वो डिफ्रैक्शन था, लास्ट वाला डी। वो डिफ्रैक्शन का एग्जांपल होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? हाँ, आइस के क्यूब्स आपस में जुड़े हैं तो ये किसका एग्जांपल होगा? कौन से बॉन्ड का? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड। जी जी जी। अगला बताइए, देख लो, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, है ना? चलो अगला, नेक्स्ट। माइक्रोफोन क्या करता है? सर बी। ये वाला डी। बी 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 बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, करंट सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, पक्का? अच्छा, लाइट तो आती नहीं है माइक्रोस्कोप में, तो ये दोनों काट दें, है ना? क्योंकि माइक्रोस्कोप में लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइट कौन सा? प्रकाश, बिजली वाली लाइट नहीं, करंट की बात नहीं हो रही। हाँ, अब अच्छा, ये साउंड इनटू करंट या करंट इनटू साउंड? चलिए देख लीजिए, आपके सामने है। साउंड इनटू करंट। साउंड इनटू करंट, हाँ पक्का? लग रहा है सर। क्वेश्चन ध्यान से देखा है ना आप लोगों ने? माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, देखो यहीं पे आपके सेंसेस समझ में आते हैं। तो साउंड इनटू करंट आएगा। साउंड इनटू करंट। चलो गुंजन जी बताएंगे क्या आंसर है। Sir, I am confused. चलो, ये सबसे बेस्ट आंसर होता है ना। चलो एकता जी बताएंगे। करंट इनटू साउंड। एक बात बताओ, माइक्रोस्कोप में आपको यहाँ पे ये दिखी क्या? Microphone, sir. ये ठीक है। सर ये हमारी साउंड करंट में जा रही है। अगर जब तक आप इसको प्लगिंग नहीं करोगे, जब तक आप प्लगिंग नहीं करोगे तो इसके अंदर करंट आएगी क्या? ये ऑपरेट कर सकते हो आप? नहीं ना। और फिर आप बोलोगे नो सर। पहले बोलेंगे सर। अच्छा, पहले बोलेंगे। पहले प्लग इन करेंगे सर, जब भी साउंड आएगी। करंट इनटू साउंड हुआ फिर तो। करंट इनटू साउंड हुआ। सर बता दो अब। इतनी देर में लोग पता है गूगल कर लेते हैं। सर हम ईमानदार है। ईमानदार है, अच्छा जी। देखो सिंपल सी बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइक्रोस्कोप जो है वो आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कन्वर्ट करता है आपके हाई एम्पलीट्यूड को लो एम्पलीट्यूड के अंदर, ठीक है? पहली चीज तो आप ये समझो साउंड की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना? और दूसरी चीज ये हो गई कि इसमें हालांकि कई तरह के होते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस में भी आ जाता है, कई बार हम उसको यूज करते हैं, लेकिन ये आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात हो रही है। और इसमें सिंपल सी बात है कि जो आपकी करंट एनर्जी है वो जाके कन्वर्ट होती है किसके अंदर? साउंड एनर्जी, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखो, बिकॉज जब तक आप नहीं देंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी, जब तक आप प्रोवाइड नहीं कराओगे, अब आप लाख बोल लो, क्या काम होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना? और वैसे भी माइक्रोस्कोप भी 2-3 तरह के होते हैं। अब मैं आपको एक चीज ये भी बताता हूँ, देखो इसको मैं रब करता हूँ, एक मिनट। जब साउंड सिग्नल थे, मान के चलो आप बोल रहे हो, माइक्रोस्कोप का काम क्या है? आप बोल रहे हो, आप यहाँ पे घर घर बैठे हो, दूसरा आप लोगों ने अगर देखा हो तो हम लोग जैसे दिलीप सर कभी आपका लेक्चर लेते हैं तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लगाया हुआ, देखा आपने कभी? देखा है? यस सर, यूट्यूब वाली क्लासेस में। अगर वो चीज अगर आपको याद है, आप बड़े आराम से आंसर कर सकते हो। अगर नहीं भी देखा कोई बात नहीं, ये तो देखा होगा कुछ लोग गले में कुछ पहन के बोलते हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि करंट जो है वो साउंड में कन्वर्ट हो रही है, तो फिर अब आप यहीं से देख सकते हो कि आप गलत हो रहे हो। भाई मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जांपल बता दिया। जब दिलीप सर बोलेंगे तो उसके बाद वो उनकी साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी और वो साउंड सिग्नल आपके फोन में जाएंगे और फिर आपको आवाज सुनाई देगी। ये तो होता है भाई। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो इस समय मेरे लैपटॉप के अंदर जो माइक्रोस्कोप है वो क्या कर रहा है? पहले मैं बोल रहा हूँ ना, फिर मेरी वो जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट हो रही है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस आपके लैपटॉप तक या आपके फोन तक पहुंच रही है, और तब आपको साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो अब बताओ, सिंपल सी बात है, क्या होगा?
साउंड इनटू करंट। साउंड इनटू करंट। साउंड इनटू करंट। तो उसमें Sound क्या into कौन सी current। रॉकेट्स हैं? मैं कह रहा हूँ ना, चीजों को प्रैक्टिकल करके समझोगे अपने आप समझ जाओगे। अब मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, आप हो गए कि देखो तार लगी है। तो बोला भी, बहुत लोगों ने बोला करंट इनटू साउंड, मैंने सुना था, झूठ नहीं बोलना आप तुमको। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था सर। हाँ सर बोला था। अब क्लियर हो गया? तो याद रखो, माइक्रोस्कोप का बेस्ट एग्जांपल दिलीप सर को याद कर लेना। चलो आगे नेक्स्ट, प्रेशर कुकर की बात हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ प्रेशर, या फिर क्या सर है? ए। अब इसको ध्यान से करें आप लोग। पहली बात, लो प्रेशर पे तो होगा ही नहीं, दूसरा तो कट ही गया, काट दो उसको। सर फर्स्ट है पहला सर पहला। ये भी काट दो, ठीक है। चलो फर्स्ट इसमें पहला कंफ्यूज है। करने वाली कोई चीज है नहीं आप लोगों को, तो Yes, sir. ठीक है, कोई नहीं करता मैं। तो याद रखो, जब भी आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो ना, तो एक ऊपर वॉल्व होता है, देखा वॉल्व, जिसमें सीटी लगाते हो। तो ये वॉल्व जो होता है, यही क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो एयर अंदर आ रही होती है, तो उसके प्रेशर को क्या करता है, बनाता भी है। और फिर जब अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा राइज हो चुका है कि फिर वो उस प्रेशर को बाहर भी निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो इसीलिए वो सीटी बनी हुई है आपकी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। आप एक बात बताओ, जब आप लोग चावल बनाते हो, लेडीज वगैरह तो शायद ज्यादा जानती होंगी, तो जब आपने कुकर बंद कर दिया तो तुरंत सीटी लगा देते हो नहीं, कि बाद में सीटी लगाते हो, या स्टार्टिंग से ही सीटी लगी रहती है? लगी रहती है सर, लगी रहती है लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? ताकि प्रेशर बने इसके अंदर। ताकि अंदर प्रेशर बने, सिंपल सी बात है। और अगर प्रेशर बने तो सीटी लगी रहती है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर प्रेशर बन रहा है तो फिर प्रेशर में क्या हो रहा है, दाब पड़ रहे हैं। राइज हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया? क्योंकि अगर आपने कभी लॉ सुने हो, चार्ल्स लॉ, ठीक है, या इस तरह के जो कई सारे गैल्सिक लॉ होते थे, इसमें अगर आपने सुना हो तो एक लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहले तो बता दो ये लॉ कौन सा था जिसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है? या पढ़ के आए हो क्लास 9th में, ये भी मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री में। और दूसरी बात कि जब प्रेशर बढ़ गया तो उससे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक टेम्परेचर की तो बात हो रही है। प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर कम कैसे हो गया? मेरा बस ये क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्योंकि मुझे फिजिक्स नहीं आती, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आप मेरी हेल्प कर पाए कुछ इस कंसेप्ट को क्लियर करने में। बताइए। आंसर तो चलो आपने दे लिया, लेकिन प्रेशर के राइज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हुआ, मुझे ये पूछना है। कौन है शेर जो बताएगा इस बात को? बताओ। यार शेर ही नहीं आया, कोई शेर नहीं है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करो। चलो पहले, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बीम है लाइट की, वो पास हो रही है और किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास हो रही है, तो फिर क्या होगा? बी स्कैटर्ड। यस सर। ठीक है, याद रखो हमेशा स्कैटर आ होगा। जाएगी, हाँ चित्ता यस जाएगी। सर। स्कैटर कर जाएगी। कोलाइडल सॉल्यूशन तो समझते होंगे, यस सर। क्या होता है? मतलब जिसमें अशुद्धियां हो जाती हैं, 2 बिलियन अलग अलग उसके। सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं सॉल्वेंट से। किसने बोली ये बात? क्या नाम है आपका? जी? सर भावना। क्या सुन नहीं पाया मैं? भावना। भावना जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बताओ जरा अगला वाला क्वेश्चन। कैपिलरी एक्शन की बात हो रही है। सर हाफ। हाफ हो जाएगी सर। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम पे पूरा सॉल्व करा था ये क्वेश्चन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाइट का ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है। अब आप देख लो एक बार, मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि इफ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी इज डबल्ड, डायमीटर को डबल कर रहा है, तो कहता है कि राइज में जो वाटर है वो राइज करेगा, ये वाटर फॉल करेगा, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो यानी कि वो हाइट और डायमीटर में आपसे क्या चाहता है, एक रिलेशन चाहता है। तो अब आप एक चीज देखो, डायमीटर को डबल करा गया था, यानी कि जो व्यास है ना वो डबल करा गया है कैपिलरी का। तो अब आप इसको देख लो, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि ये जो हाइट है या जो राइज फॉल है, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये d जो आप देख रहे हो डायमीटर है। तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, देख रहे हो? h इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो सिंपल सी बात है कि अगर डायमीटर डबल हुआ है तो फिर ये 2 टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा, ये
डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। वरना अगर आप पूरा कराना चाहते हो तो दो केस ले लो। एक केस में ले लेना h1 इक्वल्स टू 1/d1, एक केस में ले लेना h2 इक्वल्स टू 1/d2, बस खत्म बात। इसको आप दोनों को डिवाइड कर दो। देखो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, h1/h2 इक्वल्स टू d2/d1, ये बनेगा आपका, है ना। अब d2 आपको पता है कि कितना कर दिया आपने, 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स करा तो d1 कितना रहा होगा, 1 रहा होगा ना। जब 1 यूनिट रहा होगा डायमीटर तो आपने फिर बढ़ा के d2 2 टाइम्स करा, बस आप देख लो। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो h1/h2 का रेशियो क्या मिल गया आपको, 2:1 का मिल गया। तो यानी कि अगर आप यहाँ से कहता है कि अब राइज फॉल बताओ, यानी कि h2 बताओ, तो h2 के लिए जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो h2 इक्वल से क्या बनेगा, h1/2 ही तो बनेगा, तो इसलिए हाफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रहता है वो। बाकी सिंपल सी बस ये ध्यान रखिए कि अगर रिवर्स रिलेशन है तो अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये हाफ हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो रहा है तो ये 1/3 हो जाएगा। सिंपल सी बात, बस ये ध्यान रखो। कैपिलरी रिएक्शन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। क्लियर हुआ? चलिए फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अब मुझे भी थोड़ा सा काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो आपका एक तरह से रिवीजन ही हुआ है। किसी को कोई डाउट है हल्का फुल्का, जितना आपने पढ़ा है उसमें से जल्दी पूछ लो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलो, कुछ है? बाकी ये हार्ट की फंक्शनिंग, ब्लड क्लॉटिंग की फंक्शनिंग, है ना, ये जो जैसे आपने देखा होगा ये बॉइलिंग प्रेशर, जो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट था, ये हो गया पूरा। जैसे पहाड़ों पे कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये ध्यान रखें। पानी के केस में अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, आप मुझे दे दो, मैं पानी 70 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको स्टीम में बना के दिखा सकता हूँ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर क्लाइमेट एरिया में हो या फिर किस एल्टीट्यूड पे आप हो, क्योंकि वहां पे प्रेशर, एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत मैटर करता है, वो सब चीजें होती है। तो ब्लड प्रेशर का अपना एक कंसेप्ट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का अपना एक कंसेप्ट होता है, तो सब कुछ देखेंगे। इम्प्योरिटीज अगर आप बढ़ा देते हो, नमक डाल दो, बॉइलिंग पॉइंट आपका और अच्छा हो जाएगा, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो कभी डिटेल में पढ़ेंगे, रेनबो कैसे बनता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे कभी। फिलहाल बताओ कुछ और है तो, नहीं तो फिर एंड करें क्लास को। नो सर। पक्का? आज आपकी क्लास होगी शाम को, मतलब रात में 9:30 बजे। तो 9:30 बजे आपकी कौन सी क्लास है? स्टैटिक जीके। ऐसे जीके, स्टैटिक जीके क्लास है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे आज। ठीक है, आज आपकी पहली क्लास मानी जाएगी स्टैटिक जीके की। ओके, ओके एंड करें सर। क्लास को। चलो, Yes, sir. एंजॉय द सेशन। सर। ओके, बाय।